आपके पास है मेरा आईडी कार्ड। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ आ रही है बच्चों आपको? एक जो पर्सन है वो फीडबैक दे, बाकी लोग जो है कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम 4-5 मिनट जो है ना इंतज़ार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल की जो लेक्चर की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है उसके बारे में जो आज नए आने वाले हैं उनको भी मैं बता दूं कि हमने डायरेक्टर्स और जनरल मीटिंग, सीईओ और उसके बाद जो हमारे जनरल मीटिंग के नोटिस में जो एजेंडा आइटम थी उनको वन बाय वन क्लियर किया। देयर आफ्टर आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग और सेंस डिलीवर की है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल स्पेशल रेजोल्यूशन उसका तरीकाकार क्या है और कैसे मीटिंग जो है बाय द वे ऑफ वोटिंग किसी भी रेजोल्यूशन का फैसला करती है। तो होपफुली जो है सारे मैटर्स अब क्लियर हैं, तो हम जो है हमारा सफ़र का आगाज़ अब यहाँ से होता है कि हम बिल्कुल एक नई कंपनी जो है उसको इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, क्योंकि अब हमें सारी अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है कि ये जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी प्रैक्टिकल फील्ड में इसका कितना अहम हिस्सा है। तो कल की कहानी हमने स्टार्ट की कि हम एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने जा रहे हैं, और जैसे ही हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना है, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है
तो कंपनी जो है जैसे इनकॉर्पोरेशन की तरफ जाती है तो वो पहले रहती है प्री इनकॉर्पोरेटेड स्टेज में। तो प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज में सबसे जो अहम किरदार होता है वो होता है प्रमोटर्स का। तो प्रमोटर्स की जो डेफिनेशन हम पहले सुनते थे या हमें बताई जाती थी तो वो ये थी कि ऐसा कोई पर्सन जिसने ख्याल सोचा और कंपनी बन गई। तो लॉ ने बिल्कुल ऐसी बात नहीं की कि प्रमोटर ऐसा हो कि जिसने ख्याल सोचा और कंपनी बन गई। प्रमोटर ऐसा होता है जिसका नाम एज अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हो, या कोई ऐसा पर्सन जिसको नाम लेके पुकारा गया हो प्रोस्पेक्टस में एज अ प्रमोटर। अगर इन दोनों जगह पे उस पर्सन का नाम नहीं मिलता तो थर्ड वे ये है कि कंट्रोल देख लिया जाए उसका, सेकंड वे। और थर्ड वे ये है कि उसकी जो है एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अकस्टम टू एक्ट हो। तो अगर तीनों में से कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है तो जो भी पर्सन है वो डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है या अदरवाइज है, वो प्रमोटर होगा। देयर आफ्टर मैंने आपको बताया कि कंपनी का हमने नेम सेलेक्ट करना है। कंपनी का नाम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं रख सकते। आपने जब भी नाम रखना है तो आपको सेक्शन नंबर 10 के मुताबिक नाम रखना पड़ेगा। आपको नेम रिजर्व करवाना पड़ेगा बिफोर 60 डेज। नेम जो है आप सेक्शन नंबर 10 को करते हुए रखेंगे। नेम जो है वो आपके बिजनेस एक्टिविटी से वो कहते हैं जी रिजेंबल करना चाहिए। फिर उसके बाद नेम जो है वो किसी पहले से मौजूद कंपनी के साथ मिलना नहीं चाहिए। जैसे कल भी मैंने एग्जांपल दी आपको। अच्छा, एक ना ग्रुप में यार क्वेश्चन आया है मोटर का। जो आपको क्वेश्चन करने के लिए दिए ना उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो उसमें एक पर्सन ने ना क्वेश्चन मुझे शेयर किया कि जी प्रमोटर को कंपनी एक्ट ने कैसे डिफाइन किया, और नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और उन चारों ऑप्शन में वो चारों बातें ये हैं जो मैंने बताई हैं कि किसी एक प्रमोटर के लिए लाजमी है। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं जो इंस्टीट्यूट फराहम करता है आपको, कि आपका कॉन्फिडेंस बने कि आने वाला जो एग्ज़ाम है वो इस तरह का होगा और आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो होपफुली ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये इंशाल्लाह फाइनल एग्जाम में आपको कोई ऐसा सीन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो भी आप देख रहे हो प्रैक्टिस क्वेश्चन में कि कहीं जो है 120 डेज आना था, कोई कह रहा है जी यहाँ पे करेक्ट जो है वो कोई और डेज है। लेट्स सपोज जैसे अभी एक क्वेश्चन मैं देख रहा था ग्रुप में, किसी ने शेयर किया कि मीटिंग का जो ड्यूरेशन है वो है जी 120 डेज, लेकिन यहाँ ने 60 डेज लिखा है। तो बच्चों ये सिर्फ एक जनरल प्रैक्टिस के लिए ना आपको दिखाया गया है कि आने वाला जो एग्ज़ाम है वो कुछ इस नेचर का होगा, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहें पहले से। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, होगी मिस्टेक, लेकिन आप अपने आप को तैयार करें किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए। तो चलें कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन नंबर 10 ने यार हमें बताया कि नेम जो है वो कैसे रखना है। नेम किसी के साथ आइडेंटिकल ना हो। कल इसकी एग्जांपल मैंने दी कि नेम जो है किसी पहले से मौजूद कंपनी के साथ ना तो मिले, ना उसके साथ जो है प्रोनाउंस हो। इनअप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल और डिसेप्टिव की डिटेल में नेम जो है उन्होंने दिए हुए हैं। द कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल्स में उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है कि कौन कौन से नाम आप नहीं रख सकते। तो उन नामों में से कोई एक नाम भी नहीं कभी रख सकते, और कभी भी ऐसा नाम ना रखना जो कि किसी मजहबी लोगों को उस नाम रखने से दुख पहुंचे। और एनी अदर ग्राउंड्स एज में बी स्पेसिफाइड, और किसी ऐसी बेस पे भी नाम नहीं रखेंगे जो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह इस वीकेंड पे आपके साथ में कंपनीज इनकॉर्पोरेशन जो प्रोसीजर है, रूल्स है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें सारी डिटेल में जो है एससीसीपी ने बताया है कि किसी एक कंपनी को अगर नाम रखना है तो ये वाले नाम तो वो कभी नहीं रखेंगे। हाँ, कुछ चंद नाम है अगर उन्होंने रखने हैं तो एससीसीपी की रिटर्न अप्रूवल चाहिए। कल इसकी एक बेस्ट एग्जांपल मैंने दी थी, बैंक ऑफ पंजाब। कोई भी ऐसा नाम नहीं रखना जिसका सेंस ये जाए कि इन बंदों का कनेक्शन बनता है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, किसी गवर्नमेंट की कंपनी से या किसी और चीज़ से, ठीक है। तो कल डिटेल में मैंने ये बताया था।
उसके बाद जब आप नेम रख लेते हो, अगर आपको फील हो कि नेम चेंज करवाना है, तो कंपनी बनने के बाद एक स्पेशल रेजोल्यूशन से आप नेम चेंज कर सकते हो। रजिस्टर्ड ऑफिस, जैसे कि मैंने बताया था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो जैसे एक पर्सन का एड्रेस होता है, इसी तरह कंपनी का भी कोई ना कोई एड्रेस होता है जहाँ पे वो सिचुएट करती है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। मैन्युफैक्चरिंग और अदर एक्टिविटीज़ तो पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी मर्जी होंगी, लेकिन कोई एक ऐसा एड्रेस जहाँ पे ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन सस्टेन करेगा, तो ऐसे एड्रेस को बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। तो इसके बारे में मैंने कल बताया था। पब्लिकेशन ऑफ नेम मैंने कहा था आप लोग खुद पर पढ़ें कि पब्लिक ये जो कंपनीज है अपना नेम जो है ये कैसे पब्लिकेट करेंगी। उसके बाद कल हमने नाम लिया था एक लीगल डॉक्यूमेंट का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेम रिजर्व करवाने के बाद नेम जब आपका फाइनलाइज हो जाएगा, जब आपको श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ ये नेम जो मैं चाहता था, ये नेम जो मैं चाहता था ये अब अप्रूव हो गया है, अब पक्की बात है कि इस नेम से कंपनी एक बन सकती है। उस नेम की अप्रूवल लेने के बाद तुमने एक लीगल डॉक्यूमेंट जो कि कंपनीज एक्ट के एंड पे मौजूद है, स्पेसिफाइड है, उसको आपने डाउनलोड करना है और उसको फुलफिल करना है। उस लीगल डॉक्यूमेंट की ना कुछ क्लॉजेज हैं, उस लीगल डॉक्यूमेंट में कुछ जो है लाइंस हैं जिनको वो कहते हैं ये क्लॉजेज हैं, और इन क्लॉजेज को तुमने फिल करना है। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इस लीगल डॉक्यूमेंट का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये हर कंपनी की बेस होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें लिखा जाता है फर्स्ट वन के कंपनी का नाम क्या होगा, ये वही नाम होगा जो तुम अप्रूव करवाओगे। ठीक है, हर नेम को लिखने का तरीका है, वो बताएंगे कि नाम तुमने कैसे लिखना है। फिर दूसरा, इसका रजिस्टर ऑफिस आप किस सूबा में बनाओगे। याद रखना है कि आपने जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फुलफिल करना होता है तो एक स्पेसिफाई जनरल एरिया बताया जाता है कि जी मैं जो है प्रोविंस ऑफ पंजाब काम करना चाहता हूँ या प्रोविंस ऑफ सिंध काम करना चाहता हूँ। क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक जनरल एरिया बताया जाता है, जब कंपनी फिर इनकॉर्पोरेट होती है उसके विद इन 30 डेज तुमने एक फिर स्पेसिफिक एरिया बताना होता है कि हाँ जी मैंने आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया था कि मैं इस प्रोविंस में काम करूंगा, तो इस प्रोविंस में ये एरिया है, इस एड्रेस पे हम हमारी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लास में हम बताते हैं कि हम किस पर्पस के लिए हमने कंपनी को बनाया है, क्या करने जा रहे हैं। लाइबिलिटी क्लास में लाइबिलिटी की लाइन में हम बताते हैं कि हमारे मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होगी। कैपिटल क्लास में हम ये बताते हैं कि कितना कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल हम अप्रूव करवाना चाह रहे हैं। और सब्सक्रिप्शन क्लास में हम सब शेयर होल्डर्स के नाम लिखते हैं जो उस टाइम पे मौजूद होते हैं, और उनसे सब्सक्रिप्शन वगैरह की बात जो है वहाँ पे होती है कि कितनी सब्सक्रिप्शन हम इकट्ठे करेंगे। तो ये सारे जो होती है इंफॉर्मेशन, ये हमें कंपनी बनाने से पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखनी पड़ती है। और याद रखना है मेमोरेंडम एक बाय डिफॉल्ट लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि हर कंपनी पे इम्पोज होता है कि आपने लाजमी इसको फिल करना है और सबमिट करवाना है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कल भी बात हुई थी कि अपनी मर्जी से आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सिलेक्ट और फिल नहीं कर सकते। एक डिटेल में गाइडलाइन, डिटेल में सॉरी यार, जस्ट अ मिनट, ये ले। अच्छा, कल भी बात हुई थी कि आपने अपनी मर्जी से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि स्पेसिफाइड फॉर्म, रिटन फॉर्म पहले से एक्ट के एंड पे मौजूद है, आपने अपनी मर्जी से डाउनलोड करके उसको फिल करना शुरू नहीं कर देना। आपने पहले डिसाइड करना है कि कंपनी कौन सी बनानी है। नेम तो डिसाइड हो गया, कंपनी डिसाइड करनी कौन सी बनानी है। तो उसके बाद सेक्शन नंबर 43 जो है उसको हमने उसके मुताबिक जो है हमने चलना है। सेक्शन नंबर 43 हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि तुमने कौन सा मेमोरेंडम प्रिंट करना है, डाउनलोड करना है और फुलफिल करना है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज पर सेक्शन नंबर 41, सेक्शन नंबर 41, जो कि सारी इंफॉर्मेशन पीछे हम पढ़ते हैं सेक्शंस में और पता नहीं चलता कि कौन सा मेमोरेंडम और किसकी बात हो रही है। तो पहले सेक्शन नंबर 41 पढ़ लेते हैं जिससे हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन सी कंपनी कौन सा मेमोरेंडम फुलफिल करेगी।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड बाय शेयर्स, ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट हो या पब्लिक हो, अगर वो बनने जा रही है तो वो मेमोरेंडम ऐसा फिल करेगी, ऐसा डाउनलोड करेगी जो कि टेबल बी में दिया है। सारे के सारे मेमोरेंडम याद रखें, इसके फर्स्ट शेड्यूल में पड़े हैं, लेकिन फर्स्ट शेड्यूल में जो टेबल बी की कहानी है वो इम्प्लीमेंट होगी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर पे। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, उन्होंने मेमोरेंडम भी बनाए हुए हैं और आर्टिकल भी बनाए हुए हैं। याद रखना, मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बना बनाया इससे लेना है एक्ट से, लेकिन आर्टिकल की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप अपना आर्टिकल बना लें। अगर आप अपना आर्टिकल नहीं बना सकते तो कंपनीज एक्ट ने असूल कुछ बनाए हुए हैं, उन्हीं को अपने ऊपर लागू कर लें तो वेल एंड गुड। तो मेमोरेंडम कहते हैं, मेमोरेंडम जो पड़ा है गारंटी लिमिटेड का, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ऐसी गारंटी लिमिटेड जिसमें हर पर्सन ने एक श्योरिटी जमा करवाई है, एक हल्फिया बयान जमा करवाया है, एक अंडरटेकिंग जमा करवाई है कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप हम कंपनी में इसके एसेट्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उन लोगों को चाहिए टेबल सी का मेमोरेंडम फुलफिल करें, और ऐसी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है बट हैविंग शेयर कैपिटल, उन मेंबर्स की गारंटी को रिप्रेजेंट कर दिया है शेयर कैपिटल से, तो ऐसी कंपनी को चाहिए टेबल बी डी का मेमोरेंडम फुलफिल करे। और ऐसी अनलिमिटेड कंपनी जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उन्होंने कहा कि टेबल ई में मेमोरेंडम का फॉर्मेट पहले से बना हुआ है, उसको फुलफिल करना है। तो इसकी इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम ये देखते हैं कि असल में मेमोरेंडम में लिखना क्या है। अब हमने कोई भी कंपनी बनानी है तो उसके लिहाज से उसी के जो टेबल ए बी या डी में, अरसलान जमील कहता है आवाज़ नहीं आ रही। यार काइंडली आवाज़ का फीडबैक कंफर्म करना ताकि मैं अपना सीक्वेंस जो है कंटिन्यू रखूं। वॉइस का फीडबैक देना। क्लियर है, ठीक है। आवाज़ कट तो नहीं रही दरमियान में से? चले ठीक है, अब मुझे सीक्वेंस बना देने, सही है, ओके ठीक है। बस मुझे एक पर्सन मैसेज करेगा, पर्सन को मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। कट हो रही है। अच्छा, आधे लोग कह रहे हैं आवाज़ कट रही है और आधे लोग कह रहे हैं आवाज़ नहीं कट रही है। अब मैं कट कट के आ रही है। आवाज़ क्लियर है। काइंडली आप लोग अपना भी ना इंटरनेट चेक करो, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं क्लियर है, बल्कि मेजोरिटी जो है वो कह रही है क्लियर है। ठीक है यार, अब मुझे ना सीक्वेंस बनाने दो। काइंडली आप लोग जिनको आवाज़ क्लियर नहीं ना हो रही, वो अपना जो है इंटरनेट चेक करें। ओके ठीक है, ठीक है। मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, अब हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसको डाउनलोड कर लिया, लेकिन अब हमें जानना है ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसने हमारी जान खाई है, आगे भी जाके हर जगह पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात आ जाती है। असल में ये है क्या? अब हमें पता तो ये चल गया कौन सा फॉर्म हमने डाउनलोड करना है। अब इसकी जो क्लासेस हैं, इसकी जो लाइंस हैं, वो हमने फुलफिल करनी है। तो सबसे पहले जान लो कि तुम्हें पता होना चाहिए मेमोरेंडम को फुलफिल करने के लिए कि बिजनेस और कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए। फिर तुमने फुलफिलमेंट की तरफ जाना है। जो मेमोरेंडम होगा, पहले तो तुम्हें पता चल गया नेम जो है उसको रिजर्व करवाना है, करवा लिया, नेम जो है अप्रूवल हो गया, मिल गया। अब तुम्हारे पास सेक्शन नंबर 26 की कहानी आ जाती है कि सेक्शन नंबर 26 कहता है कि पाकिस्तान में कंपनी क्या कर सकती है। A company may carry on or undertake any lawful business or activity and do any act or enter into any transaction being incidental and ancillary thereto which is necessary in attaining its business activities। वो कहते हैं पाकिस्तान में पहले जो था ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का कंसेप्ट नहीं था। पहले हमें बताना पड़ता था, हमारा मेमोरेंडम में कोई स्पेसिफिक पर्पस बताना पड़ता था कि हमने ये काम करना है, तो कंपनीज उसी काम के लिए बनती थी। लेकिन अब इन्होंने बताया है कि कंपनी जो है अपना
कोई भी उसका अगर बिजनेस ऑब्जेक्टिव है तो उसको अचीव करने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो वो करेगी। ये एक खुली परवीन है के लिए। उन्होंने कह दिया कि कंपनी अगर एक लॉफुल बिजनेस करती है ना, लेट्स सपोज कंपनी अगर एक लॉजिस्टिक कंपनी है, तो कंपनी अपने लॉजिस्टिक के पर्पस को अचीव करने के लिए पाकिस्तान में हर लॉफुल काम कर सकती है, ताकि उसका जो पर्पस था कि लॉजिस्टिक, कि हमने पर्सन्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, हमने डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो कहता है कि ताकि उसका पर्पस अचीव हो सके। तो लॉजिस्टिक कंपनी अगर चाहे तो अपने पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस के वेयर हाउस भी बना सकती है, अपने पर्पस को अचीव करने के लिए इंस भी बना सकती है, अपने पर्पस को अचीव करने के लिए बसेस वगैरह भी परचेज कर सकती है। तो मेन उसका पर्पस था कि लॉजिस्टिक का काम करना है। तो लॉ ने कह दिया, लॉ कर दिया कि ऐसी कंपनी अगर कोई लॉफुल काम करना चाह रही है तो वो हर ऐसा काम कर सकती है, हर ऐसी ट्रांजैक्शन कर सकती है जो कि इंसिडेंटल का मतलब रिलेटेड हो, इंसिलरी का मतलब एडिशनल हो, कि उस पर्पस को अचीव करने के लिए अगर उसको लगता है ना कि इससे रिलेटेड भी ये काम हो सकता है तो मेरा पर्पस अचीव हो जाएगा। तो उन्होंने कह दिया कि भाई जो कंपनी है, अगर उसने सोच लिया है ना कि उसने लॉजिस्टिक का काम करना है, तो पाकिस्तान में वो हर ऐसा काम कर सकती है जो कि लॉफुल हो और उसके बिजनेस को, उसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद दे। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इसको कहते हैं। द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ अ कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी व्हिच ऑलवेज कमेंसुरेट मैच विद द नेम ऑफ कंपनी। कहता है प्रिंसिपल लाइन की एक क्लास डाली गई है मेमोरेंडम में। प्रिंसिपल लाइन कहता है जी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आपने मेंशन करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अभी मैंने लॉजिस्टिक की एग्जांपल ली कि एक कंपनी है, उसने कहा हम लॉजिस्टिक का काम करना चाह रहे हैं, तो उसको लिखना पड़ेगा अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कि हम लॉजिस्टिक का काम करना चाह रहे हैं। और अब इस बिजनेस को जब ये मेंशन करेगा तो कहता है बाय डिफॉल्ट हम ये सोचेंगे कि ये कंपनी इस पर्पस को अचीव करने के लिए पाकिस्तान में अब कुछ भी कर सकती है जिससे इसका पर्पस अचीव हो जाए, लेकिन कुछ भी जो भी करना है इससे ही रिलेटेड हो और इससे ही अंसिलरी हो। कि अपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को मेंशन करने के बाद लॉ ने इख्तियार दे दिया कि तुम इससे रिलेटेड जो भी काम होता है कर, ताकि तुम्हारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो अचीव हो जाए। याद रखना अभी मैंने डिफाइन नहीं किया कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है क्या, लेकिन तुम्हें ये बताया कि आने वाला जो मेमोरेंडम तुमने फिल करना है ना, उसमें एक लाइन लिखनी है कि हम करना क्या चाहते हैं। और फिर लॉ ने कह दिया जब तुम ये मेंशन कर दोगे ना करना क्या चाहते हो, तो तुम्हें इख्तियारात दे दिए जाएंगे कि जो तुम करना चाहते हो उससे रिलेटेड जो कुछ हो सकता है कर लो, ताकि तुम्हारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, तुम्हारा जो बिजनेस तुमने मेंशन किया था वो अच्छी तरह उसको सेटिस्फाई कर लो। देयर आफ्टर अगर उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में तुमने कोई चेंज करनी है, मेमोरेंडम रजिस्टर हो जाए, देयर आफ्टर अगर तुम किसी और सेक्टर में परफॉर्म करना चाह रहे हो, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस तुमने चेंज करना है, लॉजिस्टिक कंपनी कह रही है नहीं अब हम मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहे हैं, हम अपना इन्हीं शेयर होल्डर्स के साथ लेकिन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो कहता है जी ठीक है आप करें प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज जब भी करना है तुमने। अदर तो फॉर्मेलिटीज तो तुम पूरा करोगे, लेकिन आपने रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज बताना होता है। तो जी पहली मैंने आपको लाइन बताई कि नेम रिजर्व करवाओ, दूसरी लाइन बताई डिसाइड करो कि काम कौन सा करना है, उसको प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहा जाता है। और उस काम जो डिसीजन ले लिया तो फिर लॉ कहता है मुबारक हो, तुम उसको अचीव करने के लिए ना कुछ भी कर सकते हो। फिर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है क्या, अब ये कंसेप्ट समझने वाला और सुनने वाला है। मीन्स द बिजनेस इन विच द सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड। कहता है जी ऐसा बिजनेस है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस एक ऐसे बिजनेस का नाम है जिसमें आप सब्सटेंशियल एसेट्स हेल्ड करते हैं, आर लाइकली टू बी हेल्ड, या आपने उनको परचेज करना होता है। बात दोबारा समझनी है। उन्होंने कहा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होगा
जिसके लिए आपने मोटे ताजे एसेट परचेज करके रखे हुए हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी है, जिसके लिए आर लाइकली टू बी हेल्ड, या आपको यकीन है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पक्की इस सेक्टर में हो जानी है। जैसे लॉजिस्टिक की मैंने एग्जांपल दी, और आपको याद होगा लॉजिस्टिक और कुरियर जो है ना आपस में मिलते जुलते बिजनेस है, क्योंकि कोरियर का बिजनेस भी लॉजिस्टिक बिजनेस में आता है, कोरियर वाले भी लॉजिस्टिक की अगर लीगल डेफिनेशन ली जाए ना, तो लॉजिस्टिक की लीगल डेफिनेशन ये उन्होंने की हुई है कि लॉजिस्टिक एक ऐसा काम है जिसमें आप गुड्स को, पर्सन को, डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अब हमने अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में हमने स्पेसिफाई करना है कि हम एक ऐसी कंपनी बनाने जा रहे हैं जो कि लॉजिस्टिक कंपनी है। तो लॉजिस्टिक कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, तो कहता है जी आप पहले ये देख लें कि वाकई वो लॉजिस्टिक पर्सन को मूव कर रही है या डॉक्यूमेंट्स को मूव कर रही है, तो इसका फैसला इस लाइन से होगा कि अगर आपने हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी बसेस में और उनके जो कंटीन्स हैं और उनकी जो रिपेयर स्टॉक वगैरह है उनमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, या आपका मूड है कि हमने वाकई इन्वेस्टमेंट उधर लगानी है, तो कहता है आपका ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है। फिर कहता है कि अगर सब्सटेंशियल रेवेन्यू भी देखना है, कि कोई ऐसा बिजनेस जिससे आपको यकीन हो कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा इकट्ठा होने वाला है, जैसे दोबारा मैं पढ़ूंगा, मीन्स अ बिजनेस इन विच सब्सटेंशियल एसेट आर हेल्ड आर लाइकली टू बी हेल्ड, ऐसा बिजनेस जिसमें आपको यकीन है कि एसेट्स जो हैं उनको हेल्ड करना है या लाइकली टू बी हेल्ड आपने हेल्ड कर लेने हैं, या सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्नड आर लाइकली टू बी अर्नड बाय कंपनी विच एवर इज हायर, या कोई ऐसा बिजनेस जिससे आपको पक्का यकीन है कि मोटे ताजे रेवेन्यू आ जाने हैं, या लाइकली टू बी अर्नड, या कंपनी कर लेगी फ्यूचर में, विच एवर इज हायर, उन्होंने कहा दोनों में से जो हायर होगा वो इस कंपनी का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा। जैसे लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दी कि कुरियर कंपनी और एक दूसरी जो लॉजिस्टिक कंपनी है, दोनों कंपनी साथ में चलाते हैं। जैसे आपको पता होगा बिलाल ट्रेवल है, वो एक लॉजिस्टिक कंपनी है, लेकिन उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है कि वो पर्सनस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। आप बिलाल ट्रेवल्स को जाके कोई डॉक्यूमेंट भी पकड़ाएंगे ना, वो भी मूव कर देंगे, हालांकि उनका बिजनेस जो है वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है पर्संस को मूव करना, लेकिन वो कुरियर का भी काम कर लेते हैं। तो इन दैट केस दोनों में फर्क देखना है। लॉ कहता है ऐसी कंपनी अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इस बेस पे लिखेगी कि देखे कि एसेट्स जो हैं, एसेट्स की इन्वेस्टमेंट देख ले कि एसेट्स की इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में ज्यादा है, या रेवेन्यू देख ले कि रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा कहाँ से हो रहा है, या किस पर्पज से हमें रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा हो जाना है। फिर उन्होंने कहा विच एवर इज हायर, दोनों में से जो हायर होगा। लेट्स सपोज बसेस में हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, हम अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिख देंगे कि हमारी जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है कि हम पर्सनस को सेफली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेट्स सपोज बिलाल ट्रेवल का रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा शुरू हो गया है इससे जो कुरियर है, तो उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो होगा वो कुरियर एक्टिविटीज होंगी, ना कि उसकी एसेट वाली एक्टिविटीज होंगी। तो लॉ ने कह दिया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जिसके लिए या तो आपको पक्का यकीन है कि आपने सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट कर देनी है, अगर वो नहीं तो लॉ कहता है फिर दूसरा क्राइटेरिया ये देखो, ऐसा बिजनेस जिससे आपको पक्का यकीन है कि इतने ज्यादा पैसे आ जाने हैं। फिर कह दिया कि अगर ये दोनों बातें पूरी हो रही हो तो विच एवर इज हायर, वो लाइन लिखो, वो बिजनेस लिखो जिसमें जिसका जवाब ज्यादा हो। अ कंपनी शैल नॉट, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को एक्सप्लेन करने के बाद वो कहते हैं कंपनी कभी भी पाकिस्तान में वो वाला काम नहीं करेगी जिससे हम मना करेंगे। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है कि मना कर दिया गया कि ये काम तो करना ही नहीं तुमने पाकिस्तान में। रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड में थोड़ा सा फर्क होता है। प्रोहिबिटेड का मतलब कि ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है ये काम कोई कर ही नहीं सकता, हाँ मगर वो लोग करेंगे जो कि कुछ रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे।
कंपनी जो है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कोई भी लॉफुल काम करेगी, लेकिन वो काम कभी भी नहीं करेंगी जिनसे प्रोहिबिट कर दिया जाएगा फॉर द टाइम बीइंग। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हम पाकिस्तान में आपको बताते रहेंगे कि कौन से काम नहीं करने। फिर रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कि हाँ काम कर लो, लेकिन काम करने से पहले कोई लाइसेंस, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई परमिशन, कोई अप्रूवल ले लेना। जैसे शुगर जो इंडस्ट्री होती है, अब शुगर इंडस्ट्री जो है वो शुगर भी बना रही होती है, लेकिन उनका जो रॉ मटेरियल बच जाता है, कोई जो बाय प्रोडक्ट बच जाती है, हमें पता है उनसे वो वाइन भी बना लेते हैं और कोई ऐसी चीजें भी बना लेते हैं। और वाइन बनाना पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्टेड है, वाइन को बनाना रिस्ट्रिक्टेड है। ये सिर्फ वो पर्सन बना सकता है जिसके पास लाइसेंस हो, कोई रजिस्ट्रेशन हो या परमिशन हो। तो शुगर का काम, शुगर इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री तो बन गई, लॉफुल एक्टिविटी कर रही है, लेकिन जो उसका बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर अगर फर्दर काम करना है कंपनी ने तो उसको लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो हर कंपनी जो है वाइन नहीं बना सकती, रिस्ट्रिक्टेड काम है। हाँ, वो कंपनियां फिर भी बना लेती हैं क्योंकि वो एक स्पेशल अप्रूवल, परमिशन, लाइसेंस ले लेती हैं कि हमने इसको बना के एक्सपोर्ट भी तो करना है। तो प्रोहिबिटेड काम ऐसे काम जो कि पाकिस्तान में कर नहीं सकते, रिस्ट्रिक्टेड काम ऐसे काम जो कि करने होते हैं तो परमिशन चाहिए। तो होपफुली मैंने डिटेल में बताया कि बिजनेस की एक्टिविटी तुमने कैसे सिलेक्ट करनी है। अब सुनो मेमोरेंडम क्या होता है। एक्ट कहता है, मेमोरेंडम का मतलब क्या है? एक्ट कहता है जी, मेमोरेंडम का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब भी आप कंपनीज एक्ट और एक्ट में मेमोरेंडम का नाम पढ़ते हैं, मेमोरेंडम की डेफिनेशन को देखा जाए तो कहता है जी, मेमोरेंडम जब तुम वर्ड पढ़ते हो ना, उसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड आर एज आल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहता है मेमोरेंडम जो वर्ड पढ़ते हो ना, उसका मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि ओरिजिनली बनाया गया था या उसके बाद उसकी आपने आल्टरेशन की इन परसुएंस ऑफ द कंपनी लॉ और दिस एक्ट। कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि ओरिजिनली आपने रजिस्टर्ड करवाया था, उसके बाद टाइम टू टाइम आपको फीलिंग हुई तो चेंज करवाया, जैसा कि लॉ ने इख्तियार दिया है। और आर्टिकल का मतलब है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि आपने बनाया इन अकॉर्डेंस विद द कंपनी लॉ या एक्ट। और आल्टर या अल्टरेशन का मतलब होता है कोई भी एडिशन करना या ओमिशन करना। अपने डॉक्यूमेंट से कोई एडिशन कर लो या ओमिशन कर लो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि अपना सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। और अल्टरेशन का मतलब कि कोई कोई ना कोई चेंज करवाना। तो ये है क्लासेस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेम क्लास, नेम वाली लाइन, उसमें आपने अपना नाम लिखना है। रजिस्टर ऑफिस क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास, लाइबिलिटी क्लास, कैपिटल क्लास और सब्सक्रिप्शन क्लास। तो ये 6 लाइनें हम फुलफिल करेंगे तो अगली बात कोई होगी। मेमोरेंडम टू बी प्रिंटेड, साइंड एंड डेटेड। अब हमने मेमोरेंडम कोई फुलफिल करना है तो उसके लिए हमें सेक्शन नंबर 31 को पढ़ लेना चाहिए। वो कहता है जो भी तुम मेमोरेंडम फुलफिल करने लगे हो ना, मेमोरेंडम जो है वो क्या होना चाहिए। द मेमोरेंडम शैल बी प्रिंटेड इन द मैनर जनरली एक्सेप्टेबल। कहता है इसको ऐसे प्रिंट करना है जैसे कि हम आम तौर पर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सादा पेज पे इसको प्रिंट करना है। डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ नंबर्ड कंसेक्टिवली। कहता है ये पहले से डिवाइडेड है, उन्हीं में डिवाइडेड पैराग्राफ में होना चाहिए। साइंड बाय ईच सब्सक्राइबर हु शैल ऐड। फिर जब मेमोरेंडम फुलफिल हो जाएगा ना, इसको कौन साइन करेगा? हर सब्सक्राइबर जो मौजूद होगा उस वक्त पे, जो कंपनी बनाने के लिए मौजूद होगा। साइंड बाय द ईच सब्सक्राइबर हु शैल ऐड, जो अपने ये सारी चीजें ऐड करेगा। Present name in full, occupation, father's name, and in case of married woman or widow, her husband name or deceased husband name in full, nationality and his usual residential address, and such other particular as may be specified। कहता है ये तो particular तुमने specify लिखने हैं, लेकिन अगर मेमोरेंडम में कोई और चीज भी ऐड होगी ना, वो इंफॉर्मेशन भी दो, तो वो particulars भी आप देंगे। फिर ये सारे काम, ऊपर वाले सारे काम करने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेस। आपने ये सारा एड्रेस, सिग्नेचर और सारा एड्रेस किसी विटनेस की मौजूदगी में करना है। हु शैल अटेस्ट द
सिग्नेचर जो आपके सिग्नेचर अटेस्ट करेगा, एंड शैल लाइकवाइज एड हिज पर्टिकुलर्स, और वो भी अपने ये तमाम पर्टिकुलर्स लिखेगा, हाँ जी ये मेरी मौजूदगी में मैं ये गवाही देता हूँ कि इस पर्सन ने अपने सारे पर्टिकुलर्स ठीक लिखे हैं। वो अटेस्ट करेगा इसके सिग्नेचर को, और इन द लाइक मैनर वो अपने अपने भी पर्टिकुलर्स सारे के सारे बयान करेगा, एंड डेटेड, और लास्ट पे वो क्या करेगा, मेमोरेंडम को डेट करेगा। ठीक है, तो जो भी मेमोरेंडम हम फुलफिल करने जा रहे हैं तो लॉ कहता है सबसे पहले ये प्रिंट हो, और जो क्लासेस हैं वो नंबर्ड हो, वो नंबरिंग में दी हो क्लासेस। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उन्होंने कहा ये सारे काम आपने विटनेस की मौजूदगी में करने हैं। विटनेस कौन होता है, कोई भी लीगल पर्सन गवाह बन सकता है। ठीक है, किसी की गवाही में ये काम करवाया जा सकता है। आमतौर पर कंपनीज जो हैं विटनेस जो है लॉयर्स को ले लेती हैं, कोई भी पर्सन विटनेस हो सकता है। उन्होंने कहा विटनेस के लिए आपकी कंट्रेक्चुअल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद विटनेस की मौजूदगी में अगर ये सारा काम हुआ तो लॉ कहता है विटनेस भी अपने सारे ये पर्टिकुलर्स बयान करेगा। तो जो भी मेमोरेंडम फुलफिल करने जा रहे हैं उसमें ये काम होंगे। अब हमने फुलफिल करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिमिटेड बाय शेयर्स, जो टेबल बी में बयान किया गया है। अब हमने फैसला कर लिया कि हम एक कंपनी बनाने जा रहे हैं जो लिमिटेड बाय शेयर होगी। अब लिमिटेड बाय शेयर है तो इसका मतलब या तो वो प्राइवेट कंपनी है, या वो पब्लिक कंपनी है, या वो सिंगल मेंबर कंपनी। तो लिमिटेड बाय शेयर का मतलब सबसे पहली क्लास नेम क्लास। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर द मेमोरेंडम शैल स्टेट, कहता जो फॉर्म तुमने प्रिंट कर लिया है ना अपने पास, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और तुम्हें पता है तुमने वही फॉर्म मेमोरेंडम का प्रिंट किया होगा जो कि टेबल बी में बयान है, क्योंकि सेक्शन 43 को 41 को पढ़ने के बाद हम इस सिचुएशन पे पहुंच गए थे कि कौन सा मेमोरेंडम डाउनलोड करना है। तो सेक्शन 41 ने बताया कि तुम टेबल बी में जो मेमोरेंडम है ना वो डाउनलोड करो। तो टेबल बी का मेमोरेंडम डाउनलोड किया। अब हमें गाइडलाइन मिलना शुरू हो गई हैं कि तुम्हारे पास नेम है और उसको नेम को तुमने मेमोरेंडम में कैसे लिखना है। इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर द मेमोरेंडम शैल स्टेट, मेमोरेंडम क्या बताएगा, नेम ऑफ द कंपनी विद द वर्ड्स, कहता तुमने जो नेम रिजर्व करवाया ना वो नेम लिखो, लेकिन उनके साथ एडिशनल कुछ वर्ड्स लिखो। नेम ऑफ कंपनी विद वर्ड्स लिमिटेड, लिमिटेड एज लास्ट वर्ड ऑफ द नेम इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। जैसे आपने कोई नेम एबीसी नेम अप्रूव करवा लिया था, अब एबीसी नेम को कहता जी तुमने अगर पब्लिक कंपनी बनानी है ना तो तुमने मेमोरेंडम की फर्स्ट क्लास में क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, लेकिन सही तरीके से लिखो। कहता नाम, कहता नेम ऑफ द वर्ड, नेम ऑफ द कंपनी, आपने नेम अप्रूव करवाया था एबीसी। कहता अब अगर तुमने पब्लिक कंपनी बनानी है तो इसके साथ लिख देना लिमिटेड। ठीक है, तो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है मेमोरेंडम को फुलफिल करने के लिए कि जो फॉर्म तुमने डाउनलोड किया है तुम्हारे पास मौजूद है, उसमें अगर तुमने पब्लिक कंपनी बनानी है तो नेम ऑफ द कंपनी विद द लास्ट वर्ड ऑफ द नेम इन लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अगर तुम पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हो तो पहले अपना नाम लिखो, फिर उसके साथ लास्ट वर्डिंग में अपना नेम के साथ लिखना लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हाँ, अगर तुमने लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी बनानी है और प्राइवेट कंपनी बनानी है तो कहता है वही नाम जो तुमने अप्रूव करवाया होगा, वही नाम जो तुमने प्रूव करवाया होगा, लेकिन उस नाम के साथ एडिशनल कुछ चीजें लिखनी है। नेम ऑफ द कंपनी विद द वर्ड पैरेंथेसिस एंड वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। कहता फिर तुमने ये ब्रैकेट्स भी लगानी है, पैरेंथेसिस का मतलब ये ब्रैकेट भी लगी होनी चाहिए, और ब्रैकेट में प्राइवेट लिखो और लिमिटेड लिखो। लेट्स सपोज अगर हमने नेम अप्रूव करवाया है ना एक्स वाई जी, हम एक प्राइवेट कंपनी बनाने जा रहे हैं तो हमने नेम कॉलम में अपना नाम लिखना है एक्स वाई जी, नाम अप्रूव था। अब हमने सोचा है ये प्राइवेट कंपनी का मेमोरेंडम फुलफिल करना है, तो एंड पैरेंथेसिस, वो कहता है ब्रैकेट्स भी लगाओ, प्राइवेट लिखो, ब्रैकेट बंद करो, और इसके बाद लिखो लिमिटेड। ठीक है, ये सारी लाइन का ये मतलब है। एंड पैरेंथेसिस एंड वर्ड्स, अगर आप सिंगल मेंबर कंपनी बनाना चाह रहे हैं
तो उन्होंने कहा आप ब्रैकेट्स लगाएं अपने नाम के एंड पे और ये वर्ड्स लिखें एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड एज लास्ट वर्ड ऑफ द नेम इन केस ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी। तो 3 किस्म की कंपनी होती हैं जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी। तो लॉ ने हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी कि मेमोरेंडम की जो फर्स्ट लाइन है ना, नेम क्लास, उसमें अपने नाम को किस तरीके से लिखना है। नेम अप्रूव करवाया था एबीसी, अगर पब्लिक है तो लिमिटेड लिखो नाम के एंड पे, अगर प्राइवेट है तो पैरेंथेसिस ना भूलना, एंड प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद अगर तुम्हारी सिंगल मेंबर कंपनी है तो फिर भी तुम एसएमसी प्राइवेट और लिमिटेड के वर्ड्स अपने नाम के साथ यूज करोगे। पहली क्लॉज मैंने कंप्लीट करवा दी। मेमोरेंडम की दूसरी क्लॉज के दूसरी लाइन में तुमने क्या लिखना है, कहता है मेमोरेंडम की दूसरी क्लास में बताया जाता है कि किस सूबे में आप अपना बिजनेस करने जा रहे हैं। याद रखें यहाँ पे आपने अभी ये नहीं बताया कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है। वो मेमोरेंडम रजिस्टर होने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब तुम्हें मिलेगा ना, तो उसके 30 दिनों के अंदर तुमने बताना होता है, और हमने ये पढ़ा है। हमने सिर्फ अभी यहाँ पे जनरली स्पेसिफाई करना है कि किस सूबे में हमने अपना बिजनेस चलाना है। फिर तीसरे लाइन पे तुम ये बताओगे तो कि तुम्हारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा, तुम करना क्या चाहते हो। फिर चौथी लाइन पे तुम बताओगे, तुमने एक अंडरटेकिंग देनी है सब मेंबर से, एक अंडरटेकिंग, एक रिटर्न जो है सिग्नेचर लेने हैं, अंडरटेकिंग एज में बी स्पेसिफाइड। फिर कहता है जी वो अंडरटेकिंग सब मेंबर से लोगे जो कि मेमोरेंडम के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, उसके एंड पे साइन भी करवाने तुमने। एन अंडरटेकिंग एज में बी स्पेसिफाइड, कहता है जी इस टेबल बी में ना एक अंडरटेकिंग है, एक हल्फिया बयान है कुछ, एज में बी स्पेसिफाइड, वो पहले से स्पेसिफाई है, वो अंडरटेकिंग तुमसे ले रहे हैं। तो एन अंडरटेकिंग एज में बी स्पेसिफाइड, पहली क्लास में नेम क्लास, दूसरी क्लास में उन्होंने कहा जी आप अपना बिजनेस बताएं कहाँ किस एरिया में करना है आपने, तीसरी क्लास में आपने बताना है आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं, चौथी क्लास में जो उन्होंने अंडरटेकिंग आपसे ली है वो कंपनी से अंडरटेकिंग ले रहे हैं, कहता है कि कोई अंडरटेकिंग हमने लिखी हुई है एज में बी स्पेसिफाई, उसके उसको भी आपने मानना है। और फिफ्थ क्लास में है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। फिफ्थ क्लास में आप लिखोगे कि ये जो कंपनी बनने जा रही है, कंपनी की अपनी लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, लेकिन इसके पीछे जो मेंबर्स बैठे होंगे, मेंबर्स जो बैठे होंगे, अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो मेंबर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। एंड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी प्रोसेस टू बी रजिस्टर्ड, और आपने यहाँ पे ऑथोराइज्ड कैपिटल बताना है कि हम कितना कैपिटल आपसे कह रहे हैं कि हमें इजाजत दी जाए कि लोगों से इतना फंड इकट्ठा किया जाए इस लिमिट तक, ताकि हम उतना कैपिटल इकट्ठा करके उस लिमिट तक बिजनेस कर लें। एंड द डिवीजन देयर ऑफ इनटू शेयर्स वगैरह। फिर उन्होंने बताया कि नो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शैल टेक लेस देन 1 शेयर। ये मेमोरेंडम फुलफिल हो गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक फुलफिल हो गया लिमिटेड बाय शेयर का मेमोरेंडम। उन्होंने कहा जब तुम मेमोरेंडम को फुलफिल कर लो तो ये बातें इंश्योर कर लेना कि कोई भी सब्सक्राइबर ऐसा ना हो कि 2 लोग इकट्ठे आ जाएं और वो बोलें कि हम एक शेयर को 2 लोग सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पहले ये होती थी रेगुलेशन, लेकिन अब उन्होंने स्पेसिफिकली खत्म कर दी कि एक शेयर के पीछे एक पर्सन होगा। नो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शैल टेक लेस देन 1 शेयर। लेकिन जो पहले कंपनीज बन चुकी हैं ना, जिनमें एक शेयर के पीछे 2-3 लोग हैं, तो वो एग्जिस्टिंग है। लेकिन अब जो कंपनी बन रही है ना, उन्होंने स्पेसिफिकली मना कर दिया कि कोई भी सब्सक्राइबर जो है लेस देन 1 शेयर से नहीं लेगा, एक होल शेयर लेना पड़ेगा किसी भी सब्सक्राइबर को। फिर ईच सब्सक्राइबर जो है, हर सब्सक्राइबर क्या करेगा, जितने भी उसने मेमोरेंडम में, हर सब्सक्राइबर क्या करेगा, ईच सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शैल राइट ऑपोजिट टू हिज नेम द नंबर ऑफ शेयर्स ही एग्रीज टू टेक। तो अभी तो कंपनी नहीं बनी, अभी हम प्रपोज कर रहे हैं, अभी हम अंदाजा बता रहे हैं मेमोरेंडम में कि हमारे जो शेयर कैपिटल है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है, हमने इतनी लिमिट तक जाना है। तो जो कंपनी बना रहे हैं सब्सक्राइबर, वो भी फिर एक अंदाजा देंगे
कि हाँ हम जो है ना कंपनी में इतने शेयर्स तो पक्के परचेज करेंगे, तो हर सब्सक्राइबर अपने नाम के ऑपोजिट लिखेगा कि इतने गालबन वो शेयर एग्री है कि वो परचेज कर लेगा कंपनी से। तो ये मेमोरेंडम कंप्लीट हो जाता है, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का। इसके बाद मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। हर बार जब भी रिटर्न एग्जाम हुआ है ना, तो ज़्यादा फोकस एग्जामिनर का इसी मेमोरेंडम पे रहा है, और मैं तो अपने बच्चों को जब भी रिटर्न एग्जाम हुआ है तो इसके ऊपर रट्टा लगवा देता था कि तुम ये एफ पॉइंट याद कर लो, क्योंकि जब कंपनी वाइंड अप होती है ना तो वहां पे भी ये वर्डिंग काम आएगी। तो ये वाली तो मैं रट्टा ही लगवा देता हूँ, अपने बच्चे को बार बार लिखवाता होता हूँ कि ये तुमने रट्टा लगा लेना है, ये वर्डिंग तुम्हें वाइंडिंग अप पे भी काम आएगी। तो मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ऐसी कंपनी जिसने अपने मेंबर्स से सिर्फ गारंटी लेनी है, शेयर कैपिटल इकट्ठा नहीं करना, वो सेक्शन 14(1) को पढ़ेगी और उसको पढ़ते हुए उसी के मुताबिक टेबल सी में से अपना मेमोरेंडम डाउनलोड करेगी। मेमोरेंडम को डाउनलोड करने के बाद नेम हमने पहले से अप्रूव करवाया हुआ है, कंपनी अपना वही नाम लिखेगी, लेकिन नाम के एंड पे गारंटी लिमिटेड के वर्ड्स लिख देगी। फिर कंपनी प्रोविंस बताएगी कि जहाँ पे वो काम करना चाहती है, और उसका अंदाजन रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे सिचुएट होगा। फिर कंपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बताएगी। फिर कंपनी एक अंडरटेकिंग को भी मानेगी जो कि स्पेसिफाई की गई है। फिर उसके बाद ये बताएगी कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी टू द होल वर्ल्ड अनलिमिटेड होती है, ये याद रखना है। ये बात सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज होता है मेंबर्स की लायबिलिटी के लिए, कि कंपनी के जो मेंबरान हैं अगर इन केस वाइंड अप हो गई कंपनी तो इनकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड है। और आपने बताना है सच अमाउंट एज में बी रिक्वायर्ड या स्पेसिफाइड, जो कि मेंबर्स अंडरटेक कर रहे हैं, मेंबर्स कसम उठा रहे हैं, मेंबर्स जो हैं वो अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि वो एसेट जो हैं कंपनी के उनमें कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन ये कंट्रीब्यूशन कब आएगा, उन्होंने बताया ये कंट्रीब्यूशन तब आएगा जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी, और ये मेंबर तब कंट्रीब्यूट करेगा जब वो मेंबर होगा कंपनी में, या विद इन 1 ईयर आफ्टरवर्ड, या 1 साल होगा लेकिन मेंबरशिप उसकी खत्म हो गई है। ये सारी कहानी का मतलब ये है बच्चों, उन्होंने कहा कि एक अंडरटेकिंग लेनी है मेंबर से कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या ऐसा मेंबर भी कंट्रीब्यूट करेगा जो 5 साल पहले कंपनी को छोड़ गया था? तो लॉ ने कह दिया नहीं, ऐसा मेंबर जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। हाँ, हर वो मेंबर कंट्रीब्यूट करेगा जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब वो मेंबर होगा, या विद इन 1 ईयर आफ्टरवर्ड्स। जैसे आज कंपनी वाइंड अप हुई है तो एक मेंबर ऐसा था जो 9 माह हुए हैं कंपनी को छोड़ के गया है, तो उसको भी कंपनी पकड़ेगी, उसको भी कहता है, लॉ कहता है उसको पकड़ो, उससे कंट्रीब्यूशन लो। हाँ, ऐसे मेंबर्स से कंट्रीब्यूशन क्लेम नहीं करना, वाइंडिंग अप में हिस्सा डालो जो कि उसको साल हो गया कंपनी को छोड़े हुए। तो एफ पॉइंट सारा खुद ही पढ़ लेना। उन्होंने कह दिया कि जी जो कंपनी है, जो मेंबर्स है, वो अंडरटेकिंग दे, एक हल्फिया बयान दे कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वो वाइंडिंग अप में हिस्सा डालेंगे, वाइंडिंग अप में उतना हिस्सा डालेंगे जितना वो अंडरटेक कर रहे हैं, उस वक्त हिस्सा डालेंगे जब ये मेंबर होंगे, या विद इन 1 ईयर आफ्टरवर्ड्स। अगर मेंबरशिप छोड़ी है, 1 ईयर अभी नहीं गुजरा, वो कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई ना, तो ये मेंबर फिर भी पकड़ा जाएगा। तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन करना है सारे कंपनी के डेट एंड लाइबिलिटी के लिए, कॉन्ट्रैक्टेड उन डेट एंड लाइबिलिटीज के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्टेड हुई हैं बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर, एंड कॉस्ट एंड चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द वाइंडिंग अप। तो इन सारे मामलात के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूशन देना है और इसकी हल्फिया कसम उठानी है। और ये रिटर्न जो है अंडरटेकिंग देनी है। इफ द कंपनी हैज शेयर कैपिटल, अगर ये जो कंपनी है अपने मेंबर्स की जो गारंटी है उसको शेप देना चाहती है शेयर कैपिटल की, तो मेमोरेंडम जो है शैल आल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये मेमोरेंडम इनका अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, इन्हीं की गारंटी को वो मैन्युपुलेट कर लेते हैं शेयर कैपिटल में।
तो इनका मेमोरेंडम जो है शैल आल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी प्रपोजेस टू बी रजिस्टर्ड एंड डिवीजन देयर ऑफ इनटू शेयर्स, ताकि इन सबको अच्छी तरह पता चल जाए कि इन लोगों ने कितनी अंडरटेकिंग उठाई है और एक अंडरटेकिंग की डिवीजन क्या बनती है। ठीक है, तो होपफुली मैंने आपको बता दिया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी उसका मेमोरेंडम क्या होता है। अगर किसी का क्वेश्चन है, एफ क्लास नहीं समझ आई, तो इसको मैं 1 बाय 1 वर्ड पढ़ देता हूँ और समझा भी देता हूँ, लेकिन होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप इसको पढ़ लेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। कंपनी मेमोरेंडम ऑफ कंपनी जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब याद रखना, ये एक ऐसी कंपनी बनने जा रही है जिसके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। हमेशा याद रखना है कि कंपनी की लाइबिलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड अनलिमिटेड है। अगर कंपनी के ऊपर कोई केस हो गया तो उसको फेस करना पड़ेगा। हमने पीछे जो भी पढ़ा मेंबर्स की लाइबिलिटी पढ़ी है कि मेंबर्स अपनी लाइबिलिटी को लिमिट कर लेते हैं कि हम अगर कंपनी नुकसान में चली गई तो हमारी जिम्मेदारी इतने तक है। लेकिन अब ये एक ऐसी कंपनी बनने जा रही है जिसमें मेंबर्स जो हैं वो ये कसम उठाने जा रहे हैं कि कंपनी की तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन हमारी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। कि कल को अगर कंपनी वाइंड अप हो गई और कोर्ट ने कह दिया कि क्रेडिटर्स के पैसे देने हैं, तो कौन देगा? तो मेमोरेंडम को पढ़ा जाएगा। अगर तो मेमोरेंडम लिमिटेड है, मेमोरेंडम ने मेंबर्स को प्रोटेक्शन दी हुई है कि इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो वो मेंबर्स उतने पैसे दे के जान छुड़वा लेंगे। लेकिन अगर मेमोरेंडम में लिखा हुआ कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो ऐसे मेंबर्स को सब कुछ बेच के अपना वो लायबिलिटी पूरी करनी होगी, पैसे जहां से मर्जी लेके आए। और इस केस में तो मेंबर्स को इंसॉल्वेंट भी कर देता है कोर्ट। कि ऐसा मेंबर जो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, तो कोर्ट अहकामात जारी कर देता है कि इन मेंबर्स को तो पकड़ो जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इनको इंसॉल्वेंट करो, सब कुछ बेचो, इनका पैसे दो इन लोगों को। तो अनलिमिटेड कंपनी बनाने का नुकसान ये है कि आपकी लाइबिलिटी एक ऐसी ही हो जाती है जैसे कि कंपनी की लाइबिलिटी है, जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अनलिमिटेड होती है। तो आजकल जो है अनलिमिटेड कंपनीज का कंसेप्ट कम है, और मोस्टली देखा जाए तो पिछले 10 या 12 सालों में कोई ऐसा ट्रेंड नजर नहीं आया कि अनलिमिटेड कंपनी कोई रजिस्टर हुई हो। तो ऑन गोइंग जो है अनलिमिटेड कंपनी के कंसेप्ट को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो अनलिमिटेड कंपनीज जो है अपने वाले वक्त पे जो है जा रहा है और खत्म होता जा रहा है। तो फिर भी ये कंपनीज मौजूद हैं, तो उनका मेमोरेंडम रख दिया गया, ऑप्शन रखी हुई है कि आप बना सकते हैं अनलिमिटेड कंपनी जिसमें आपकी लाइबिलिटी कंपनी के साथ अनलिमिटेड है। तो उन्होंने कहा नाम तो अप्रूव करवाया है, तो उसके साथ अपना अनलिमिटेड का वर्ड अटैच कर लेना। फिर तुम ये बताना कि पाकिस्तान के किस हिस्से में काम करना चाह रहे हो, फिर ये बताना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, फिर अंडरटेकिंग जो है मेमोरेंडम में है वो तुमने स्पेसिफाई करनी है, उसको एक्सेप्ट करना है। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड। उसके बाद कंपनी का शेयर कैपिटल होगा, मेमोरेंडम बताएगा कि शेयर कैपिटल कितना है और हर सब्सक्राइबर कितना शेयर कैपिटल जो है उसको सब्सक्राइब करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया कि मेमोरेंडम को फुलफिल कैसे करना है, और होपफुली मैं ग्रुप में ये भी पेस्ट करूँगा कि मेमोरेंडम होता कैसा है। तो आप देख लेना कि मेमोरेंडम, बल्कि अब यार ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कंपनीज एक्ट तो हर एक के पास डाउनलोड है। आप कंपनीज एक्ट के एंड पे चले जाओ, इसके जो शेड्यूल है वो शुरू हो जाएंगे। उन स्केजुअल्स में से टेबल जो है वो देखो, टेबल बी में क्या लिखा हुआ है, ये सारी बातें लिखी होंगी जो मैंने तुम्हें बताई। फिर टेबल सी देखो, टेबल सी में क्या लिखा है, टेबल ई में क्या लिखा है। फिर जब ये टेबल खत्म होंगे फिर आर्टिकल बने बनाए मिलेंगे आपको वहां पे।
कि आप अगर एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं, पब्लिक कंपनी, तो मेमोरेंडम फिल करने के बाद तुम ये परेशान ना हो जाना कि कौन से कवानीन मैं अपनी कंपनी के लिए लिखूं, मेरी कंपनी कैसे रन होगी। तो लॉ ने कह दिया हमने पहले से बने बनाए जो हैं आर्टिकल रखे हुए हैं, उनको ही तुम डाउनलोड कर लेना, उसके ऊपर बस सिग्नेचर ले लेना हर सब्सक्राइबर से, और वो आर्टिकल तुम्हारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। हाँ, कल को अगर तुम्हें लगा कि कोई रूल चेंज करना है तो वो तुम्हारे पास इख्तियार है, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने आर्टिकल चेंज करते रहना। तो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द इनकॉर्पोरेशन, उन्होंने एज दे दी कि आर्टिकल बने बनाए छपे छपाए आपको दे दिए, आप जस्ट उनको डाउनलोड करो और अपनी इंफॉर्मेशन लिखो, उनको फिल करके सबमिट करवा दो मेमोरेंडम के साथ। अच्छा जी, उसके बाद कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल टू बी गिवन टू द मेंबर्स। उन्होंने कहा जब भी एक कंपनी मेमोरेंडम सबमिट करतेगी तो जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं, कंपनी ये क्या करेगी, कंपनी जब भी बनेगी अपने मेंबर्स को इसकी कॉपीज देगी विद इन 14 डेज ऑन द पेमेंट ऑफ सच सम और फी एज आर्टिकल में फिक्स। ठीक है, कोई मेंबर अगर बाद में आए तो कंपनी का मेमोरेंडम देखना चाहे या आर्टिकल देखना चाहे, तो सेक्शन नंबर 39 कहता है उसको थोड़े से पैसे लेके जो आपने फिक्स किए होंगे आर्टिकल में, आप उसको फी कलेक्ट करके ये कॉपीज पहुंचा देना। अब जो सवाल यहाँ तक ये है कि कंपनी अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई तो ये सारा प्रोसीजर है, लेकिन जब एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है, कंपनी आपकी कंपनी बन जाती है, तो आप बाद में कोई आल्टरेशन कर सकते हो, क्योंकि मेमोरेंडम की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना, मेमोरेंडम का मतलब होता है ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ओरिजिनली फ्रेम्ड है आर आल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। कि यहाँ तो ये ओरिजिनली फ्रेम्ड है, आपने वैसे ही बनाया और वैसे का वैसा पड़ा है, यहाँ बाद में आपने इसको चेंजिंग की है। तो देखो उन्होंने बताया कि जब एक कंपनी बन जाती है तो उसके पास ये इख्तियार आ जाता है कि अपना मेमोरेंडम भी चेंज कर ले और अपना आर्टिकल भी चेंज कर ले, लेकिन एक लीगल से। अगर एक कंपनी है उसने अपना आर्टिकल मेमोरेंडम रजिस्टर करवा लिया, कंपनी बन चुकी है, तो बाद में अगर मेंबर इकट्ठे हो गए हैं और वो इसका कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, आर्टिकल मेमोरेंडम में कोई चेंज करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चेंज लाना चाह रहे हैं जिसका इम्पैक्ट मेमोरेंडम पे आ रहा है, तो उन्होंने कहा जी मेमोरेंडम को आप चेंज कर सकते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम, अ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। याद रखना स्पेशल रेजोल्यूशन और इसका तरीक़ेकार मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूँ। अ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन आल्टर द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम को चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, और मेमोरेंडम को इन दो के लिए चेंज किया जा सकता है, सो एज टू चेंज द प्लेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस। आप प्रोविंस चेंज करना चाह रहे हैं, मेमोरेंडम में जो सूबा पंजाब मेंशन था ना, आप कोई और सूबा मेंशन करना चाह रहे हैं। फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर आर फ्रॉम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ प्रोविंस और वाइस वर्सा। आप किसी ऐसा एरिया में जाना चाह रहे हैं जो कि ट्राइबल एरिया है, या ट्राइबल एरिया से आप पाकिस्तान और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में आना चाहते हैं, या आप अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना चाह रहे हो, या कोई ऐसा कोई अडॉप्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी आर एनी चेंज देयर इन विच सब्जेक्ट टू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन परमिशन आर अप्रूवल ऑफ लॉ। उन्होंने कहा मेमोरेंडम चेंज हो सकता है सिर्फ इन 3 कामों के लिए। आप जो है रजिस्टर ऑफिस चेंज करना चाह रहे हैं, आप जो है प्रिंसिपल लाइन चेंज करना चाह रहे हैं, या आप कोई ऐसी एक्टिविटी अडॉप्ट करना चाह रहे हैं जो लॉ ने मना की थी ना करना, हाँ कर सकते हो अगर लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको मिल जाए। तो ये सारे स्टेप्स हैं मेमोरेंडम को चेंज करने के लिए जो कि लॉ ने बताए हैं, आप इनको पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी, इजी स्टेप है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब हमने पढ़ना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का छोटा नाम होता है मेमोरेंडम, कंप्लीट नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसी तरह आर्टिकल्स का कंप्लीट नेम है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का छोटा नाम जो एक्ट लेता है वो कहता है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन याद रखना है, ये ऐसे कवानीन होते हैं जो कि कंपनीज एक्ट को मानने के लिए बनाए जाते हैं।
कि कंपनीज एक्ट ने बताया है मीटिंग कैसे करनी है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप देखोगे कि मीटिंग्स को करने का तरीकाकार लिखा होगा। आज आप सब लोग देखोगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। आप जब देखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिखे गए हैं कंपनी एक्ट के एंड पे, आप देखना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, आप नीचे चले जाना, देखना मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग लिखा होगा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अपनी मीटिंग्स कैसे करेगी। तो यकीन करो वही सारी चीजें आपको मिलेगी जो कि आप लॉ में पढ़ चुके हो, कि कंपनी जब भी मीटिंग करेगी तो आपको बाज दफा तो ऐसा ही फील होगा कि इसने सारे का सारा उठा के कंपनी एक्ट ही लिख दिया वहां पे। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए जाते हैं कि कंपनी अपने ऑपरेशंस वैसे ही परफॉर्म करे जैसे कि लॉ ने उसको बोला है, मीटिंग्स वैसे ही करे जैसे उसको बोला गया है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या तो आप खुद अपने बना लो, अगर आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, लॉ ने कहा कि आप कंपनी एक्ट ने जो जो कहा है उनको मानने के लिए खुद बना लो और कुछ एडिशन भी कर लो तो खैर है, लेकिन पर्पस ये होना चाहिए कि आप एक्ट को फॉलो कर रहे हो। अगर आप खुद नहीं बना रहे तो आप कहता है परेशान ना होना, हमने ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बने बनाए रख दिए हैं, उनको डाउनलोड करना, सिग्नेचर करना, सबमिट करवा देना। तो उसका मतलब ये होगा कि आप इन कवानीन को मान रहे हैं और आपकी कंपनी जो है इनको इम्प्लीमेंट करवाएगी आप कंपनी में। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि इन कॉर्पोरेशन पे जमा करवाना ही करवाना। उसके बाद मेमोरेंडम को सबमिट करने के बाद उनको ये पता चल गया, अच्छा हाँ आप ये काम करना चाह रहे हैं और आप में आपको कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है और कितने लोग इस टाइम आपके पास मौजूद हैं। दूसरा मसला ये होता है कि आप लॉ को कैसे मानेंगे, जो कंपनीज एक्ट है आप उसको कैसे नाफिज करोगे अपने मेंबर्स पे, अपनी कंपनी पे। तो उसका जवाब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हम रजिस्ट्रार को बताएंगे कि हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या तो एक्ट के डाउनलोड करके साइन साइन कर लिए हैं, कि जो एक्ट ने कहा था कि तुम अपनी कंपनी में मीटिंग्स ऐसे कराना, शेयर्स कैपिटल बढ़ाना है तो उसका तरीकेकार ऐसा है, लॉ में ऐसा करना। तो वो तरीकाकार हम उसको बताएंगे कि जो एक्ट ने बताया ना हमने वही मान लिया, या हम उसे बताएंगे नहीं हम अपने आर्टिकल लेके आए हैं, हमने अपना लॉ बनाया है जो कि उन्हीं आर्टिकल्स को भी मान रहा है लेकिन इसमें एडिशन भी है हमारा कुछ, तो यहाँ वो सबमिट करवाना पड़ेगा। तो याद रखना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पूरे का पूरा कंपनी एक्ट है कि तुम इन एक्ट को, रेगुलेशन को कैसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइंड बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड सेटिंग आउट द रेगुलेशन फॉर द कंपनी। समझ आ गई अब इस लाइन से? कहता है जी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो साइन करते हैं मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स, जो सब्सक्राइबर को साइन करते हैं ना वही लोग इसको साइन करेंगे, और इसमें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखी होती हैं जो कि कंपनी के ऊपर नाफिज होनी है। Article of Association Limited by Shares may adopt all or any of the regulation contained in Table A in first schedule of this Act। उन्होंने बताया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर, वो सारी की सारी रेगुलेशन को माने या इनके अगेंस्ट कोई मिलती जुलती अपनी रेगुलेशंस बनाएं। ठीक है, तो हम आगे भी पढ़ते रहे हैं यार मीटिंग में कि आर्टिकल में ये लिखा होना चाहिए, आर्टिकल में अगर ये लिखा हो तो उसको मानो। ठीक है, आपको समझ आ जानी चाहिए मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। मीटिंग का चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ा है ना, वहां पे हमें बार बार गाइडलाइन मिलती रही कि आर्टिकल को देखो, अपने आर्टिकल को देखो वहां पे फिर क्या लिखा हुआ है। तो आर्टिकल्स जो होते हैं ये पूरी एक लीगल प्रोसीजर लिखा होता है किसी भी काम को करने का। In case of unlimited company or company limited by guarantee article, if company has share capital shall state the amount of share capital with which the company proposed to be registered। उन्होंने कहा कि अगर एक कंपनी अनलिमिटेड है और अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो इनके आर्टिकल्स जो है ना वो ये बताएं कि कितनी अमाउंट के साथ ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय आर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अगर कंपनी का कोई शेयर कैपिटल नहीं तो आर्टिकल क्या करे, शैल स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर्स विद विच द कंपनी प्रपोजेस टू बी रजिस्टर्ड। तो इनके आर्टिकल ये बताएं कि कितने मेंबर्स हैं इनके पास। आर्टिकल ऑफ एवरी कंपनी शैल बी एक्सप्लिसिट। उन्होंने कहा यार आर्टिकल जो भी तुमने लिखना है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है कि कल को एक सादा बंदा भी पढ़े तो उसको समझ आए कि कंपनी में क्या होना है, मीटिंग कैसे होनी है, डायरेक्टर कैसे इलेक्ट होने हैं,
वोटिंग कैसे देनी है, उन्होंने कहा आर्टिकल 1 खुला बयानिया होगा कि तुम लॉ को कैसे नाफिज करोगे अपनी कंपनी पे, मीटिंग्स कैसे करोगे, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करोगे, डायरेक्टर रिमूव कैसे करोगे, विदाउट एनी एम्बेगविटी। इसमें कोई तुमने कोई ऐसी वर्डिंग नहीं लिखनी जो कि किसी को समझ ना आ रही हो। आर्टिकल कहता बिल्कुल खुले साफ लिखने हैं। द आर्टिकल शैल लिस्ट एंड इनमरेट द वोटिंग एंड अदर राइट अटैच टू द डिफरेंट। फिर कहता आर्टिकल तुम्हारे ये भी बताएं कि एक मेंबर की कितनी वोटिंग बनती है, क्या राइट्स हैं मेंबर्स के। उसके बाद उन्होंने कहा जब तुम अपने कवानीन लिख लोगे ना, तो आर्टिकल के ऊपर भी वही रेगुलेशन है, आर्टिकल प्रिंट होने चाहिए, उनको हर लाइन को तुमने पैराग्राफ में लिखना है। फिर आर्टिकल साइन होने चाहिए सब्सक्राइबर से, जो वो सारे नाम लिखें, वो सारी डिटेल लिखेंगे जैसा कि लिखी गई थी मेमोरेंडम में। जब सारा कवानीन लिख लिए जाएंगे ना, तो एंड पे जाके उन्होंने कहा इसको प्रिंट करो, ये देखो ये कवानीन जो हैं नंबर हो, कंजेक्टिव नंबर में हो। फिर उसके बाद इन कवानीन के एंड ना तुम सबके सिग्नेचर नाम वगैरह ये सारी चीज़ें ले लेना, और फिर ये सब कुछ लोगे उस विटनेस की मौजूदगी में जो कि इन द लाइक मैनर अपने पर्टिकुलर ऐड करेगा। और एंड पे उन्होंने कहा ये आर्टिकल डेट भी होनी चाहिए, आर्टिकल्स के ऊपर तारीख भी मेंशन होनी चाहिए। तो अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल यहाँ तक बयान किया गया है। आपकी कंपनी रजिस्टर नहीं हुई, जब एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसको इख्तियारात मिल जाते हैं। जैसे एक कंपनी रजिस्टर हो गई थी, उसको इख्तियार मिल गया था कि वो अपना एक आर्टिकल बना ले, और सॉरी अपना मेमोरेंडम जो है उसको अमेंड कर ले। इसी तरह ये कंपनी है, इसी तरह ये कंपनी है, इसको भी इख्तियार मिल गया कि इसने इसकी इनकॉर्पोरेशन हो गई, अब इसको इख्तियार मिल गया है कि ये अपना बाद में अगर इसको कुछ फीलिंग होती है तो अपनी आर्टिकल की अल्ट्रेशन करवा सकता है। अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ये खुद पढ़ लेना यार, बिल्कुल इजी है। कंपनी जो है एक्ट में रहते हुए, क्योंकि आर्टिकल में वो सारे रूल्स लिखे हुए हैं ना जो एक्ट ने बताए हैं, कंपनी एक्ट में रहते हुए और मेमोरेंडम को फॉलो करते हुए स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए आर्टिकल को चेंज कर सकती है। ये सारा पढ़ लेना, अब तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। एक पहला क्वेश्चन मुझे नजर आया था कि सर अगर लिमिटेड कंपनी है ना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो मेंबर ने कुछ भी पैसा उसमें इंसर्ट नहीं किया, तो हमें ये बताएं वो काम कैसे करेगी। यार कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो होती है ना, ये ज़्यादातर बनती हैं एनजीओ, और ये सेक्शन नंबर 42 अभी हमने पढ़ना है उसके तहत बनती हैं। तो ये कंपनी ज़्यादातर ना चंदों से काम करती हैं। ये बिल्कुल सादा ज़बान में मैंने नाम बोल दिया, ये डोनेशन इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कंपनीज जो होती हैं ना डोनेशन वगैरह से काम लेती हैं। फिर उसके बाद इन कंपनीज की ना हर मेंबर की मेंबरशिप फ़ी होती है मुकर्रर, कि हर साल मेंबर जो है फ़ी देगा। तो होपफुली तुमने बीकॉम में पढ़ा होगा अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनमें तुमने अकाउंटिंग की होगी कि सब्सक्रिप्शंस, डोनेशन और ईटीसी, ठीक है। इन कंपनीज को फिर गिफ्ट वगैरह भी बहुत मिलते हैं, तो इनका काम यहाँ से चलता है यार। ये हर मेंबर से सब्सक्रिप्शन, सालाना सब्सक्रिप्शन एक होती है, वन टाइम सब्सक्रिप्शन। ये वन टाइम सब्सक्रिप्शन बड़ी चार्ज कर लेते हैं। फिर होता है ईयरली सब्सक्रिप्शन, हर साल सब्सक्रिप्शन भी इनको जारी होती है। अच्छा सर, कंपनी इनकॉर्पोरेशन में डिजिटल सिग्नेचर होता है फ्रेंडली, इसका क्या कंसेप्ट है? अच्छा, अब अगर तुम ये आर्टिकल वगैरह जो है इनको फिल करोगे, साइन करोगे और कंपनी इनकॉर्पोरेट करवा दोगे, तो लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने एक लिस्टेड कंपनी बनानी है ना, तो डायरेक्टर्स जो है वो अपने डिजिटल सिग्नेचर जो है उनको भी रजिस्टर करवाएंगे। क्योंकि जो लिस्टेड कंपनी है ये सारी की सारी बाद में अगर कोई रिक्वायरमेंट, कोई चेंज वगैरह करनी है, तो कंपनीज का अकाउंट बना होता है सीसीपी के पास, उसको लॉगिन करके उन्होंने रेजोल्यूशन वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने होते हैं।
तो वहाँ पे डायरेक्टर्स वगैरह अपने साइन कर रहे होते हैं, तो वो डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट वहाँ पे यूज होता है। अच्छा यार, एक अनाउंसमेंट करनी थी, अगर आप लोग राजी हैं ना तो हम अपना ग्रुप जो है वो चेंज कर लेते हैं। एक लड़का है, उसने मुझे मैसेज किया कि उसने ग्रुप बनाया है और उसकी अनलिमिटेड रिक्वायरमेंट है कि जितने मर्जी मेंबर उसमें ऐड हो जाए। अगर आप लोग रजामंद हैं तो मैं उसका जो है लिंक शेयर कर देता हूँ, हम सब लोग उस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे इस ग्रुप को छोड़ के। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है क्या? देखो, मोस्टली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जो होती है ना, मोस्टली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही होती हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीज याद रखना, अपना कैपिटल कैसे इकट्ठा करती हैं, सब्सक्रिप्शन लेती हैं, मेंबरशिप फी लेती हैं, डोनेशन लेती हैं, गिफ्ट लेती हैं। सर पॉइंट एफ में सी से क्या मतलब है? नजम भाई, पॉइंट एफ किसका कह रहे हैं, जल्दी बताना मुझे ज़रा, मैं फिर आपको जवाब दूँ। सर कंपनी कैन डू डिफरेंट बिजनेस विद द सेम नेम। कैन अ poultry farm business can use same name for flour milk or transportation, सेम नेम बट डिफरेंट बिजनेस। देखो ज़हीर, उन्होंने कहा कि कंपनी जो है ना कोई भी पाकिस्तान में लॉफुल बिजनेस करेंगी। अगर आप अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कोई ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड करवा सकते हो, ठीक है। तो पीछे उन्होंने, पिछले जो एक्ट थे ना उनमें फिक्स होता था कि कंपनी ने किस सेक्टर में परफॉर्म करना है, लेकिन इस एक्ट की ब्यूटी है, उन्होंने कंपनी को इख्तियार दिया है कि आप प्रिंसिपल लाइन की एडिशन कर लें और उसको अचीव करने के लिए उससे मिलता जुलता काम कर लें। सेक्शन 28.f। अच्छा जी, सेक्शन 28 फुली पीछे ही है सेक्शन, सेक्शन 32, 39। अच्छा, वही बात हुई ना, ये मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ दूँ अब बच्चे कह रहे हैं कुछ कि ये खुद पढ़ के दो हमें। ठीक है, फिर अब मैं खुद ही पढ़ता हूँ इसको। देखो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है जिसमें एक मेंबर ना गारंटी जमा करवाता है कि हाँ जी, अगर कल को ये वाइंड अप हुई ना कंपनी, तो कंपनी के जितने भी कर्जा जात होंगे वो हम पे करेंगे, लेकिन उन्होंने ना गारंटी जमा करवाई होती है। लेट्स सपोज, अब एक एग्जांपल सुनना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बनने लगी है, लेकिन ये एक मेंबर है, इसने हल्फिया बयान दिया है कि जब भी कंपनी वाइंड अप हुई ना तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा कंपनी के एसेट में, यानी कि कंपनी के कैश में। अब ये मेंबर ने कंपनी को गारंटी दी है कि कंपनी वाइंड अप हुई तो मुझसे 1 लाख रुपया ले लेना। मेंबर कंपनी के साथ चलता है, ये है कंपनी। उन्होंने कहा जब ये कंपनी वाइंड अप होगी तो क्लियर सेंस है कि कंपनी अपने एसेट्स में से इसमें इससे 1 लाख रुपया क्लेम करवाएगी क्योंकि इसने गारंटी दी थी। अगर ये मेंबर कंपनी को छोड़ के चला गया, अगर ये मेंबर कंपनी को छोड़ के चला गया और इसको छोड़े हुए 1 साल से ऊपर का अरसा हो गया, 1 ईयर बियॉन्ड, तो इसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी कि अगर 1 साल गुजर गया, इसने कंपनी को छोड़ दिया था, कंपनी होगी वाइंड अप। कंपनी वाले इसके पास आए कि तुमने एक हल्फिया बयान, अल्लाह की कसम उठाई थी कि तुम 1 लाख रुपया जमा करवाओगे, लाओ 1 लाख रुपया। ये कंपनी को बोलेगा मैंने तुमको दिया था, और लॉ में लिखा हुआ है अगर मेंबर कंपनी को छोड़ दे और 1 साल गुजर जाए तो उससे किसी किस्म का कंट्रीब्यूशन क्लेम ना करना। लेट्स सपोज, अगर 1 साल ना गुजरा होता, ये मेंबर कंपनी को छोड़ के चला गया, 1 साल गुजरा, अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, मेंबर ने कंपनी को छोड़ दिया, अभी कोई 2-3 माह गुजरे हैं, कंपनी होगी वाइंड अप, तो कंपनी आएगी इसके पास, कंपनी इसको बोलेगी लाओ भाई 1 लाख रुपया उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो तुम करके चले गए हो।
उन डिसीजन मेकिंग्स के लिए जो तुम जब मेंबर थे तो तुमने की थी, लेकिन अब कंपनी वाइंड अप हो गई, लाओ 1 लाख रुपया। मेंबर कहेगा मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया था, 2 माह हो गए हैं, देखो मैंने अपनी मेंबरशिप भी रिन्यू नहीं करवाई, मैं छोड़ के चला गया हूँ। कंपनी बोलेगी भाई आप पढ़ें कंपनीज एक्ट, वहाँ पे लिखा हुआ है कि हर वो मेंबर कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी के एसेट्स में जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब तक वो मेंबर होगा, या विद इन 1 year आफ्टरवर्ड्स ही सीजेस टू बी अ मेंबर, या विद इन 1 year आफ्टरवर्ड्स, कि साल के अंदर अंदर अगर कोई ऐसा मेंबर है जिसने अपने आप को सीज करवा लिया था तो उसको भी पकड़ लेंगे हम। अब मैं इसको पढ़ूंगा तो डिफिकल्टी नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मेमोरेंडम लिमिटेड होता है, इनका मेमोरेंडम इनकी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू सच अमाउंट, उस अमाउंट तक एज में बी रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर होगी, नॉट एक्सीडिंग अ स्पेसिफाइड अमाउंट, उस 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी। स्पेसिफाई अगर मेंबर ने कर दिया ना तो ज्यादा नहीं होगी। ऊपर वाली लाइन को मिला के नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे तो समझ आएगी। मेंबर के कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है टू सच अमाउंट एज में बी रिक्वायर्ड, उस अमाउंट तक जो कि रिक्वायर की जाएगी, नॉट एक्सीड, वो एक्सीड नहीं करेगी, नॉट एक्सीडिंग अ स्पेसिफाइड अमाउंट, उस अमाउंट से एक्सीड नहीं होगी, दैट द मेंबर अंडरटेक, जो कि मेंबर ने अंडरटेक की है, जिसके ऊपर कसम दी है, अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कि वो कंपनी के लाजमी एसेट में कंट्रीब्यूट करेगा, इन इवेंट्स ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप, जब ये कंपनी वाइंड अप होगी, वाइल ही इज अ मेंबर, जब वो मेंबर होगा, या विद इन 1 year आफ्टरवर्ड्स, या वो मेंबरशिप छोड़ चुका है लेकिन 1 year आफ्टरवर्ड्स। और ये कंट्रीब्यूशन किसके लिए होगा, क्यों पैसे देंगे, फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी कंट्रैक्टेड बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर, उस पैसा देंगे डेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए जब वो मेंबर, उन डेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए जब वो मेंबर था लेकिन अब वो सीज हो गया, एंड द कॉस्ट एंड चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द वाइंडिंग अप, और वो इन कॉस्ट चार्जेस और एक्सपेंसेस कंपनी को वाइंड अप करने के लिए जो कॉस्ट वगैरह आ रही है उनके लिए भी वो अखराजात देगा, एंड एडजस्टमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स अमंग देमसेल्फ, और आपस में कुछ इनका लेन देन पड़ गया है कि एक मेंबर ने ही सारा, कोर्ट ने एक मेंबर से ही सारे पैसे निकलवा लिए हैं और कह दिया कि दूसरे जो कंट्रीब्यूटिंग हैं उनसे मेमोरेंडम के मुताबिक पैसे इकट्ठे कर लो, तो कहता है आपस में भी इनकी जो राइट एंड एडजस्टमेंट होगी उनके लिए भी ये जिम्मेदार होंगे। होपफुली मैंने आपको ये क्लियरली जो है एक्सप्लेन कर दिया कि पॉइंट एफ क्या कह रहा था आपको। सर न्यू ग्रुप फिर आज तक जितना भी तो आपके लेक्चर है एक साथ अपलोड कर दें ऐड। अच्छा चलो बच्चों, आज हम पता क्या करते हैं, एक लिंक शेयर करूंगा मैं ग्रुप में, वो बच्चा जिसने ग्रुप बनाया ना मुझे दोबारा मैसेज कर ले ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए मैंने कौन सा लिंक शेयर करना है। वो लिंक शेयर करूंगा, हम सब लोग जो हैं ट्रांजिशन करेंगे नए ग्रुप की तरफ। मसला ये है यार कि न्यू मेंबर जो है ना इस ग्रुप में ऐड नहीं हो रहे जो पहले से ग्रुप है, और ये लिमिटेड ग्रुप है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला ग्रुप चूज कर लेते हैं, उसमें हर एक ऐड हो जाएगा। फिर एक लिंक उस ग्रुप में मैं शेयर करूंगा जिसमें सारी स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, तो वो बच्चा जो स्लाइड्स को मैनेज कर रहा है तो वो ये इंश्योर करे कि सारी स्लाइड्स जो हैं गूगल ड्राइव में अपलोड हो गई हैं। तो फिर इस ग्रुप को क्लोज कर दिया जाएगा जो पहले से मौजूद ग्रुप है, तो इस ग्रुप में अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी कि हम इस ग्रुप को क्लोज करने लगे हैं। नए ग्रुप में सब मेंबर से दरख्वास्त कर दी जाएगी कि आप नए ग्रुप में शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, तो अब मैं देख लूँ किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग अनलिमिटेड। अच्छा ये कंफ्यूज है साथ, साद साद ने लिखा आई एम कंफ्यूज रिगार्डिंग अनलिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देखो बाज़ दफ़ा होता है, जो होते हैं ना कंपनी अनलिमिटेड होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो उन्होंने कंट्रीब्यूशन करना होता है। अब अनलिमिटेड का तो मतलब ये है ना कि इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन बाज़ दफ़ा ना वो अपने मेंबर से कलेक्शन करने के लिए शेयर इशू कर देते हैं।
ओके, मेंबर ने कंपनी को पैसे भी तो देने हैं, तो मेंबर कैसे पैसे दे? उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी होती है ना, अनलिमिटेड कंपनी, ये लिमिटेड बाय शेयर भी होती है। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब कि मेंबर अपनी तसल्ली के लिए, अपना कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करने के लिए ना शेयर इशू कर लेते हैं, ये सेंस है। हाँ जी, जो आपको मटेरियल दिया जा रहा है ना, ये काफ़ी है। जिसने आतिफ आबदी की बुक ली है उसके तो पैसे ज़ाया। अच्छा जी सर, मेमोरेंडम या आर्टिकल, बच्चों याद रखो, मुझे बताया गया था, हमारे सिलेबस में भी बताया गया है कि आपने कंपनी एक्ट पढ़ना है, ठीक है? तो मैं आपको कंपनी एक्ट ही आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये काम आए। हमने किसी ऑथर की कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़नी, हमने डायरेक्ट कंपनी एक्ट को पढ़ना है, ताकि हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इतने काबिल हो जाएं कि हम लॉ को समझ सकें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकें। सर, मेमोरेंडम या आर्टिकल में विटनेस के सिग्नेचर अटेस्ट करने से क्या मतलब है? विटनेस के सिग्नेचर को अटेस्ट करने से मतलब ये है कि जो पर्सन, अभी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं ना हुई, जो पर्सन कह रहा है कि मैं शेयर लूंगा, तो एक गवाह भी मौजूद हो, क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल और मेमोरेंडम ये मजाक तो नहीं है ना, कि मजाक मजाक में लिख दिया हाँ जी मैं ये जी शेयर सब्सक्राइब करूंगा और बाद में मुकर जाए। तो किसी गवाह की मौजूदगी में भी ये काम होना चाहिए, उन्होंने तब ये कह दिया। सर, मेरा पहला लेक्चर है, स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा? पहला लेक्चर है तो ग्रुप में आपको ऐड कर दें, मुझे मैसेज करना इस नंबर पे, आपको नए ग्रुप का ही लिंक भेजूंगा। ठीक है, तो नए मेंबर आते रहते हैं हमारे पास। सॉरी टू से सर, बट यू हैव स्किप नंबर ऑफ सच डायरेक्टर्स इन। देखो, वो नंबर मैंने अपने लिए रखे हैं, वो कहीं ना कहीं मैं जोड़ के पढ़ाऊंगा, ठीक है? जितनी अंडरस्टैंडिंग मैंने तुम्हें बेसिक पे देनी थी ना, वो दी है। अगर मैंने कोई सेक्शन छोड़े हैं, यकीन करो मैं तुम्हें वाकई पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने वो प्लानिंग की होती है कि अभी इनको नहीं पढ़ाना, किसी और एरिया के साथ मिला के पढ़ाना है। जैसे ये मेमोरेंडम में पढ़ा रहा हूँ ना, तो पहले सेक्शन नंबर 41 पढ़ा दिया, मैंने एक सीक्वेंस बनाया पूरे लॉ का कि कौन सी चीज़ पहले पढ़ानी, कौन सी चीज़ किसके साथ मिला के पढ़ानी। तो आप फिक्र ना करो, सारे सेक्शन इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। सर, जो आपने बोला था मोस्ट इम्पोर्टेंट मेमोरेंडम, हाँ रिटर्न, नजम रिटर्न होता ना तो मैं ये लिखवा लिखवा के याद करता, लेकिन अब ये एमसीक्यू है। और पिछली बार जो एमसीक्यू का पेपर हुआ ना, मेमोरेंडम से क्या आया वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। मेमोरेंडम से उन्होंने एक 5 नंबर का एमसीक्यू पूछा था, 5 नंबर एमसीक्यू नहीं, रिटर्न पूछा था, वो बताऊंगा क्या आया था कल के लेक्चर में, वो इंशाल्लाह वो भी होगा। फील करने का पर्पज़ क्या होता है? देखो सारे मोहम्मद साजिद टेबल बी सी डी और ई में ना मेमोरेंडम गिवन है। जब कंपनी एक रजिस्टर होने के लिए जाती है ना, तो उसको मेमोरेंडम जमा करवाना पड़ता है। टेबल बी का मतलब है कि आप कंपनी बना रहे हैं, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, ठीक है? तो आपको टेबल ई में जो गिवन है ना, उसको प्रिंट करके डाउनलोड करके उसको फिल करना होगा। हाँ, सर, मेमोरेंडम या आर्टिकल की अल्टरेशन में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कर सकते हैं यार चेंज। कंपनी को इख्तियार है कि बाद में अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल की प्रिंसिपल लाइन ऑफ चेंज आपने करनी है तो कर लें। एओए का बेसिकली काम क्या होता है? देखो, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का काम मैंने आपको बताया। आज ही आप लोग ना, सब लोग फारिग तो होंगे किसी ना किसी टाइम पे। आप कंपनी एक्ट को डाउनलोड करना, एंड पे चले जाना, वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे आर्टिकल ऑफ, स्पेसिफिकली मोटा मोटा लिखा होगा कि ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। और तुम देखना, तुम्हें ऐसा फील होगा इसने तो दोबारा एक्ट बनाना शुरू कर दिया कि शेयर इशू करने हैं तो क्या तरीकेकार है, मीटिंग करनी है तो क्या तरीकेकार है, डायरेक्टर को सिलेक्ट करना है तो क्या तरीकेकार है, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन है क्या तरीकेकार है। तुम्हें फील होगा कि सारे का सारा कंपनी एक्ट दोबारा आसान अल्फाज में लिख दिया। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि
जो कंपनीज एक्ट है, परवेलिंग लॉ है, हम इसको अपने ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, बाय द लॉ हमारी मीटिंग कैसे होंगी, डायरेक्टर कैसे इलेक्ट होंगे, तो आर्टिकल का ये होता है। देखो विटनेस का ये मतलब नहीं कि तुम 17 ग्रेड का ऑफिसर ही ढूंढते फिरो। विटनेस का मतलब हर वो पर्सन जो कि कंट्रेक्चुअल कैपेसिटी रखता है, ठीक है। विटनेस की कोई रिक्वायरमेंट उन्होंने इशू नहीं की। That ठीक है। साथ ये मैं साथ साथ बताता रहता हूँ कि ये डिस्क्रिप्टिव में आया है या एमसीक्यू में आया है। चलें, होपफुली अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में आस्क करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।